सिग्नल बैंडविड्थ। बैंडविड्थ सिग्नल की क्या होती है? व्हाट इज द सिग्नल बैंडविड्थ? सिग्नल बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। पॉजिटिव साइड की फ्रीक्वेंसी को कंसिडर किया जाएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा करने के बाद जो रेंज आएगी उसको उस सिग्नल की बैंडविड्थ बोला जाता है ना? सिंपल डेफिनेशन है। किसी भी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है? मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को कंसिडर करेंगे, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को कंसिडर नहीं करेंगे। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को माइनस करने के बाद जो रेंज आएगी, दैट रेंज इज नोन एज द सिग्नल बैंडविड्थ, द चैनल बैंडविड्थ। सिग्नल मैसेज सिग्नल इज डिफरेंट देन द चैनल, आपको पता है। तो चैनल की बैंडविड्थ को किस तरह से डिफाइन किया गया? लेट अस सी। चैनल बैंडविड्थ is defined as the range of frequency which the channel allows to pass without any distortion or attenuation। बिना किसी डिस्टॉर्शन और एटेन्यूएशन से कोई एक चैनल जिस फ्रीक्वेंसी रेंज को अलाउ करता है पास होने के लिए, दैट रेंज इज नोन एज द चैनल बैंडविड्थ। सिग्नल बैंडविड्थ और चैनल बैंडविड्थ में क्या फर्क होता है? चैनल बैंडविड्थ जो होती है वो मैसेज को पास करती है फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। चैनल की बैंडविड्थ मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ से ज्यादा होना चाहिए। अगर चैनल की बैंडविड्थ मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ से कम होती है तो आपके मैसेज सिग्नल का फेथफुल ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे केस में जब रिसीवर साइड पर कोई मैसेज सिग्नल रिसीव किया जाएगा तो रिसीव्ड मैसेज के अंदर बहुत सारे डिस्टॉर्शंस और एटेन्यूएशंस होंगे। ओके, सो मैसेज सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन एटेन्यूएशन ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि चैनल की बैंडविड्थ सिग्नल की बैंडविड्थ से ज्यादा होना चाहिए। चैनल को उस मैसेज सिग्नल को फ्रीली उसमें से अलाउ कर देना चाहिए, पास कर देना चाहिए। अगर चैनल की बैंडविड्थ कम होती है, वी विल सी द डिस्टॉर्शन एट द रिसीवर साइड। सो चैनल में हम लोगों के पास कुछ एक एग्जांपल हैं, जिन एग्जांपल्स के बारे में हमने पहले भी बात की है। वो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? वी मे हैव अ कोएक्सियल केबल एज अ चैनल। दिस इज अ वायर्ड चैनल। कोएक्सियल केबल की मदद से अगर आप किसी मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ कितनी है? द कोएक्सियल केबल बैंडविड्थ इज हाउ मच? इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 600 मेगाहर्ट्ज। सो द बैंडविड्थ ऑफ द कोएक्सियल केबल लाइन इज 600 मेगाहर्ट्ज। कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ होती है 600 मेगाहर्ट्ज की। इसका मतलब कोई भी एक मैसेज सिग्नल या n नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल्स का सम इस कोएक्सियल केबल से आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, अगर उनकी सम की वैल्यू 600 मेगाहर्ट्ज से कम है। अगर वैल्यू 600 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होगी तो रिसीवर साइड पर डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा। सेकंड चैनल जो कि वायर्ड चैनल है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। ये पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? 0 to 200 मेगाहर्ट्ज। 0 to 200 मेगाहर्ट्ज, दिस इज द रेंज। तो बैंडविड्थ क्या होगी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाउ मच? द बैंडविड्थ विल बी 200 मेगाहर्ट्ज। 200 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन की, जो कि कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन लाइन से थोड़ी सी कम है, इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा ही कम है। बट तीसरा जो वायर्ड चैनल है हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर, इसकी जो रेंज है वो रेंज होती है इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज। सो बैंडविड्थ जो होती है वो होती है इसकी इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज। देयरफॉर दीज डेज ऑप्टिकल फाइबर अगर चैनल किसी के पास है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसको काफी ज्यादा प्रिविलेज मिल रहा है।
जियो फाइबर की लाइन हो, वो चाहे बीएसएनएल फाइबर की लाइन हो, ये सारे इस वक्त जो चैनल यूज कर रहे हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो ऑप्टिकल फाइबर चैनल यूज किया जा रहा है, बिकॉज इट इज ट्रांसमिटिंग द डेटा in the range of gigahertz. It is using a very high bandwidth of the channel. जब bandwidth ज्यादा होगी चैनल की तो more number of bits can be transmitted from the source to destination at the same times. तो हम लोग सुन रहे हैं ना आजकल, जो कि आप सुन पा रहे होंगे bandwidth, किसी जमाने में 1 Mbps की bandwidth बहुत ज्यादा मानी जाती थी, आज भी काफी ज्यादा है, पर जियो ने रेसिडेंशियल कनेक्शन के लिए 100 Mbps की स्पीड, 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, इतनी सारी बिट्स एक सेकेंड में ट्रांसफर की जा सकती है फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, हम लोग ट्रांसफर कर पा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ चैनल विच इज ऑप्टिकल फाइबर चैनल। ऑप्टिकल फाइबर की मदद से, फाइबर केबल की मदद से आप आसानी से 100 of Mbps की स्पीड को अचीव कर पा रहे हैं जस्ट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज ओनली। तो कमर्शियल पर्पज के लिए आप सोचो जितनी हाई डेटा रेट की स्पीड की जरूरत है वो बहुत आसानी से अचीव की जा रही है और सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ना। तो चैनल पर काफी कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना नंबर ऑफ मैसेजेस ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, कितना नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। जितना बड़ा बैंडविड्थ होगा चैनल का उतना ज्यादा डेटा रेट अचीव किया जा सकता है। फॉर द डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन द चैनल बैंडविड्थ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सिग्नल बैंडविड्थ। चैनल बैंडविड्थ की वैल्यू या तो ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए सिग्नल बैंडविड्थ के, अगर आप डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन चाहते हैं। अगर आप डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन चाहते हैं, you need a greater value of the channel bandwidth as compared to the signal bandwidth. Otherwise, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तो उस केस में आपके मैसेज जब आप ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन तो वो ट्रांसमिशन डिस्टॉर्शनलेस नहीं होगा। Okay, you may see the distortion at the receiver side. So this condition must be followed for the distortionless transmission. Let us see an example. See, we have a rectangular pulse. ये आप सिग्नल सिस्टम के अंदर देख चुके हैं। इस पल्स को हमने नाम दिया है रेक्टेंगुलर पल्स का। रेक्टेंगुलर पल्स की वैल्यू क्या है? इसकी यूनिफॉर्म वैल्यू है a. It holds value a for the duration of -t/2 to +t/2. Okay, make sure हम किस डोमेन में बात कर रहे हैं? हम टाइम डोमेन में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये टाइम का फंक्शन है। अभी this is x of t or m of t or c of t or anything. So this is the function of time. Rectangular pulse. ये एक सिग्नल है जो कि टाइम डोमेन में हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी बैंडविड्थ क्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और स्पेक्ट्रम आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब आप लेंगे, we may see a sampling function, we may see a sinc function. Okay, both are almost same. So when we took the Fourier transform of a rectangular pulse, we will see a sampling function or a sinc function. So this is a sinc function or sampling function. Mathematically the expression, आप लोगों ने ये expression बहुत पहले देखा होगा, और ये expression किस तरह का था? A rect of t by t, the Fourier transform is at sinc ft. Sinc function आप ऑब्जर्व करेंगे when you are dealing the frequency in the range of hertz, और sampling function आप ऑब्जर्व करेंगे when you are dealing the frequency in the range of रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में जब बात करेंगे you will see a sampling function mathematically, और आप जब फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के बारे में बात करेंगे you will see a sinc function, right? So ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने सिग्नल सिस्टम में देखा है, ग्राफ भी आपने सिग्नल सिस्टम में देखा है। अब आपको ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होगी, क्या बताएंगे आप? व्हाट मस्ट बी द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल? सो द बैंडविड्थ विल बी इनफाइनाइट ऑफ द अबव सिग्नल। व्हाई? बिकॉज जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है सिंक फंक्शन का वो एग्जिस्ट करता है एट इंफिनिटी। जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है पॉजिटिव साइड पर वो एग्जिस्ट करता है एट 0। सो व्हेन यू सबट्रैक्ट इनफाइनाइट -0 यू विल गेट द वैल्यू इनफाइनाइट। तो एक मैसेज सिग्नल
जो कि रेक्टेंगुलर पल्स है टाइम डोमेन में, जिसका स्पेक्ट्रम आपने ऑब्जर्व किया और जिसकी बैंडविड्थ आपको दिखाई दे रही है कि वो इनफाइनाइट बैंडविड्थ है। अब इस मैसेज सिग्नल को आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं फ्रॉम अ चैनल, तो ऐसा ट्रांसमिट करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होना जरूरी है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या किसी एक इनफाइनाइट बैंडविड्थ वाले मैसेज सिग्नल को आप किसी चैनल से ट्रांसमिट कर सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल। हो सकता था अगर आपका चैनल का बैंडविड्थ भी इनफाइनाइट हो जाता। चैनल का भी इनफाइनाइट बैंडविड्थ कर दो, मैसेज का भी इनफाइनाइट बैंडविड्थ कर दो, किसी की डेफिनेशन ही नहीं है, भेज भगवान भरोसे। बट दिस प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसमिट वाया कम्युनिकेशन चैनल। सो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिस प्रोसेस का नाम है बैंड लिमिटिंग प्रोसेस। सी, दिस सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, दिस सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड वाया एनी चैनल। So there are the two solution for the above problem। दो solution है इस प्रॉब्लम के। पहला solution क्या है कि चैनल की बैंडविड्थ को भी इनफाइनाइट डिजाइन कर लीजिए आप। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 ये है सिग्नल बैंडविड्थ को आप रिड्यूस कर दीजिए टू सम फाइनाइट वैल्यू। सिग्नल की बैंडविड्थ को इनफाइनाइट से फाइनाइट वैल्यू पर लेके आ जाइए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप उस सिग्नल को किसी एक प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन चैनल की मदद से ट्रांसमिट कर पाएंगे फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। और बैंडविड्थ को रिड्यूस करने की प्रोसेस, सिग्नल की बैंडविड्थ को रिड्यूस करने की प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया है, मतलब हम लोगों ने मतलब इंजीनियर्स ने, कम्युनिकेशन इंजीनियर्स ने नाम दिया है बैंड लिमिटिंग प्रोसेस का। ओके, so to reduce the message signal bandwidth from the infinite to some finite value, we go for the process. The process is known as the band limiting process। मैसेज सिग्नल के बैंड को लिमिट किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, फाइनाइट वैल्यू पर लेके आया जाएगा और इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा बैंड लिमिटिंग प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग the bandwidth of a signal from the infinite to some finite value is called as band limiting process. So bandwidth efficiently, we generally transmit the significant frequencies only। insignificant frequencies को हम लोग transmit नहीं करते हैं। efficiently अगर आप किसी चैनल की बैंडविड्थ को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जिसके अंदर 99% ऑफ सिग्नल पावर है उसको आप ट्रांसमिट करें फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर 1% इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है पर उससे आपके सिग्नल की बैंड रिड्यूस हो रही है फ्रॉम इनफाइनाइट टू सम फाइनाइट वैल्यू, वी गो फॉर इट बिकॉज द बैंडविड्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। और उसको बचाना एक कम्युनिकेशन इंजीनियर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो let us see an example how the modulated signal will look like. Let us start it with the basic. Suppose we have a message signal and the message signal is known as MT। M is message, since it is a time function तो इसको हमने represent किया है by notation known as MT। So we have a message signal MT and its spectrum। Let us see the message signal first। This is our message signal MT। ये टाइम का फंक्शन है इसलिए x एक्सिस का वेरिएबल टाइम है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। सो इट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम एट t इक्वल्स टू 0 इट कंटेन्स सम वैल्यू। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है इसकी वैल्यू मैसेज सिग्नल की वैल्यू में एम्पलीट्यूड में कुछ चेंजेस आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। नाउ since the amplitude of the message signal is varying with respect to the time, it is the time function and we are denoting it as mt। ये मैसेज सिग्नल है। इस मैसेज सिग्नल की अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना चाहूं तो ऑब्जर्व करने के लिए आई नीड टू कन्वर्ट दिस मैसेज सिग्नल इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन बाय ऑब्जर्विंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म, बाय अप्लाइंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन दिस मैसेज सिग्नल mt। सो व्हेन आई अप्लाई the Fourier transform on this signal MT, I'll see the signal MF। T is the time function, time variable, F is a frequency variable। So MF is the
फ्रीक्वेंसी डोमेन फॉर्म और फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन फॉर्म ऑफ एम ऑफ टी। एम टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एम एफ। यहां पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है फ्रीक्वेंसी वेरिएबल विच इज एफ, जिसका यूनिट हर्ट्ज है ना, इसका यूनिट हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी वेरिएबल का। ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म की मदद से स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं तो आपके पास दो तरह के स्पेक्ट्रम आते हैं। एक स्पेक्ट्रम होता है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और दूसरा स्पेक्ट्रम होता है फेज स्पेक्ट्रम। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम जनरली एक इवन स्पेक्ट्रम होता है और फेज स्पेक्ट्रम जनरली एक ऑड स्पेक्ट्रम होता है। तो आप अब भी देख पाएंगे कि एम एफ एक फ्रीक्वेंसी का इवन स्पेक्ट्रम है। इवन स्पेक्ट्रम मींस वाई एक्सिस के अराउंड वो स्पेक्ट्रम सिमेट्रिक होता है, जैसा कि लेफ्ट साइड पर दिखाई देगा वैसा ही राइट साइड पर दिखाई देगा। सो वी आर डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ एम एफ, राइट। वी आर नॉट डीलिंग विद द फेज स्पेक्ट्रम राइट नाउ। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। एम एफ को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। एम एफ की वैल्यू एट एफ इक्वल्स टू 0 पर है m0। दिस m इज कैपिटल M। जनरली फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो हम नोटेशन यूज करते हैं, जो हम लेटर यूज करते हैं, वो कैपिटल होते हैं और टाइम डोमेन में स्मॉल होते हैं। ये आप सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ चुके होंगे। सो वी हैव कैपिटल M ऑफ 0 वेयर f इक्वल्स टू 0। वी हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट fm इन पॉजिटिव डोमेन। ये स्पेक्ट्रम जैसा कि पॉजिटिव साइड पर आपको दिखाई देगा वैसा ही नेगेटिव साइड पर दिखाई देगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अ मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एक इवन स्पेक्ट्रम होता है फ्रीक्वेंसी का। ओके, इस सिग्नल को हमने नाम दिया है बेस बैंड सिग्नल। जनरली एक मैसेज सिग्नल को आप नाम देते हैं बेस बैंड सिग्नल का। बेस बैंड सिग्नल मतलब कि मैसेज सिग्नल एक ऐसा सिग्नल जिसके पास बेस फ्रीक्वेंसी है। बेस फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। वी हैव अ बेस बैंड सिग्नल which is empty। बेस बैंड सिग्नल जनरली वो सिग्नल को हम नाम देते हैं when the signal is in the frequency domain। so empty is a signal। ये मेरा मैसेज सिग्नल है और उस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से मैंने स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया। उस स्पेक्ट्रम को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। empty को जब आप ऑब्जर्व करेंगे यू विल गेट mf। mf is a magnitude spectrum जिसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है fm पर और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है 0 पर। ओके, इस सिग्नल को हमने नाम दिया है बेस बैंड सिग्नल का, राइट। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एमटी, दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ मैसेज सिग्नल। वी हैव अ कैरियर सिग्नल एज वेल। कैरियर सिग्नल इज अ सीटी। कैरियर सिग्नल इज अ सीटी। सीटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है सीटी इज इक्वल्स टू AC cos ऑफ 2 पाई FCT। AC cos ऑफ 2 पाई FCT ये कोसाइन वेव होती है। सिग्नल सिस्टम की मदद से आपको पता होगा कि जब आप AC cos 2 पाई FCT का फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे यू विल गेट एन इंपल्स फंक्शन। इंपल्स फंक्शन एट व्हाट पॉइंट? इंपल्स फंक्शन आपको मिलेंगे दो। एक इंपल्स फंक्शन मिलेगा एट फ्रीक्वेंसी FC और दूसरा इंपल्स फंक्शन मिलेगा एट फ्रीक्वेंसी minus of FC। So when you take the Fourier transform AC cos 2 pi FCT, what you will get? You will get AC by 2 del of F minus FC plus del of F plus FC। So we have two impulses. Del of F minus FC will exist at frequency FC or del of F plus FC is another impulse which exists at f equals to minus of fc। हमको दो फ्रीक्वेंसी की इंपल्सेस मिलेंगी जिनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? जिनकी स्ट्रेंथ होगी AC by 2। तो ग्राफिकली अगर आप देखिए इसको कैरियर सिग्नल को ग्राफिकली यू विल सी द कैरियर सिग्नल इज अ हाई फ्रीक्वेंसी। कैरियर सिग्नल इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है इसलिए इसका टाइम पीरियड काफी कम रहेगा।
ये सिग्नल है AC cos ऑफ 2 पाई FCT, है ना। ये टाइम डोमेन सिग्नल है, इसलिए एक्स एक्सिस पर जो आप ऑब्जर्व करेंगे वेरिएबल, दैट वेरिएबल विल बी अ टाइम वेरिएबल t. When you took the Fourier transform of this, what you will get? AC by 2 del of f minus fc. Del of f minus fc का मतलब है impulse at frequency fc with the strength AC by 2. और दूसरी इंपल्स मिलेगी AC by 2 del of f plus fc. इसका मतलब है impulse at frequency minus of fc with the strength of AC by 2. So ये आपने सिग्नल सिस्टम में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा. So the time domain signal is AC cos 2 pi FCT will produce two impulses in the frequency domain. The impulses will exist at two frequencies. The frequencies will be FC and minus FC. The two frequencies will be FC and minus FC. So we have a message signal MT जिसके हमने clear signal CT AC cos 2 pi FCT उसका भी हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल ऑब्जर्व किया है. और इन दोनों की मदद से जब एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा ST, उसका हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल ऑब्जर्व करना है. वो किस तरीके का होगा? लेट अस सी, लेट अस ऑब्जर्व दिस. वी हैव अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST एंड दैट ST इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ CT विद MT. कैरियर सिग्नल CT को जब आप मैसेज सिग्नल MT से टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा करने पर आपको जो सिग्नल मिलता है उसको हमने नाम दिया है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, और वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाता है ST. ST is the modulated signal which is nothing but the multiplication of carrier signal with message signal. अब जब इस इक्वेशन को मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाऊंगा तो आप मुझे बता पाएंगे ST का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? SF, राइट, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू आएगा. CT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? CF, और MT का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा MF. मल्टीप्लीकेशन को किससे रिप्लेस करने वाले हैं हम? Multiplication in one domain, solution in frequency domain. So when we are doing the multiplication in time domain, we'll be doing the convolution in frequency domain, or if we are doing the multiplication in frequency domain, we are going to convolve in time domain. So we'll get the mathematical expression of the modulated signal as S of F equals to CF convolve with MF. CF और MF ये दोनों आपने देखे हैं. ये दोनों आप पेन और पेपर की मदद से, मेरी सलाह है आपको, आप पेन लीजिए और आप पेपर लीजिए, आप CF को प्लॉट कीजिए, CF के नीचे आप MF को प्लॉट कीजिए, और ऐसा करने के बाद दोनों को कन्वॉल्व कीजिए. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विल बी, ऑब्जर्व द स्लाइड. स्लाइड में देख पाएंगे आप AC by 2 M of F minus FC plus M of F plus FC. Observe the slide. This is M of F minus FC. This is M of F minus FC. M of F को आपने क्या किया है? शिफ्ट किया है. किस फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट किया है? आपने शिफ्ट किया है विद द फ्रीक्वेंसी FC. FC की वैल्यू, कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी FM. तो FC से जब आप शिफ्ट करेंगे, you will have the spectrum MF which is centered at FC. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा FC प्लस FM पर, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा FC माइनस FM पर. इसकी स्ट्रेंथ AC by 2 है, तो उसकी स्ट्रेंथ M of FC पर आएगी AC by 2.
What is this triangle? This triangle is what? This triangle is M of F plus FC. M of F plus FC. एडवांस किया है आपने M of F को, किस फ्रीक्वेंसी से एडवांस किया है आपने FC से एडवांस किया है, जिसका मतलब माइनस FC पर सेंटर करेगा ये M of F का ग्राफ. लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी माइनस ऑफ FC माइनस FM. हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी एट माइनस FC प्लस FM. और इस सिग्नल को हमने नाम दिया है बैंड पास सिग्नल. मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम नाम देते हैं बैंड पास सिग्नल. तो बेस बैंड सिग्नल से बैंड पास सिग्नल आप प्रोड्यूस करते हैं बाय दिस मैथमेटिक्स. विद दिस मैथमेटिक्स यू विल प्रोड्यूस अ बैंड पास सिग्नल बाय वाया अ बेस बैंड सिग्नल. Okay, so this is how you will get a higher frequency components from the lower frequency baseband signal. हमने इस प्रोसेस में एक लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी FC मैसेज सिग्नल पर ट्रांसमिट किया है. लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल FM तक सेंटर्ड किया गया था, इसका बैंडविड्थ था FM. उस सिग्नल को मैंने हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल FC पर ट्रांसफर किया है. So this process is known as modulation. ये मॉड्यूलेटर की मदद से आप कर सकते हैं. किसी एक लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को आप एंटीना की मदद से लॉन्ग डिस्टेंस पर कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, जो कि हमने पहले रीजन देखे हैं. तो उन रीजंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम बेस बैंड सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं बैंड पास सिग्नल के अंदर. Or once the signal is converted into the band pass signal, it can be transmitted for a very long distance via the antenna from the free space. जो चैनल आप यूज कर सकते हैं, फ्री स्पेस यूज कर सकते हैं, और उस फ्री स्पेस से ट्रेवल करने के लिए आपका बैंड पास सिग्नल जो है वो तैयार होता है, जिसको आप एंटीना की मदद से ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन. बेस बैंड सिग्नल को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी. कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल का रोल क्या होता है? मैसेज सिग्नल इज बेसिकली अ सिग्नल. जैसे आपने बचपन में अगर साइकिल चलाई है, अभी भी बचपना ही है, साइकिल तो अभी भी चलाते होंगे, और उस साइकिल में आपने एक कैरियर देखा होगा, पीछे लगाए रहते हैं, किसी एक और साथी को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है उसको. कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर का मतलब वो होता है जो किसी एक इंपॉर्टेंट इंसान को, किसी एक इंपॉर्टेंट सामान को कैरी करके लेके जाए एक जगह से दूसरी जगह. जैसे आपने कभी हाईवे पर ट्रेवल किया है तो आपने ट्रकों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा गुड्स कैरियर, मालवाहक, सामान को ले जाने वाला. गुड्स कैरियर, गुड्स मतलब सामान, कैरियर मतलब कैरी करने वाला. तो ये ट्रकों के ऊपर अक्सर लिखा रहता है ना. तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रक इज अ कैरियर. वो कैरी करके लेके जाएगा. किसको कैरी करके लेके जाएगा? सामान को कैरी करके ले जाएगा. सो वी हैव अ मैसेज सिग्नल लाइक अ गुड्स. जो माल है हमारा, जो सामान है हमारा, जिसको हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है. हमको ट्रक को थोड़ी पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह. भाई ट्रक जो है वो दिल्ली से चल के कन्याकुमारी जा सकता है, केरला जा सकता है, त्रिवेंद्रम जा सकता है, पर हमारा उद्देश्य उस ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराना नहीं है. हमारा उद्देश्य है उस ट्रक के अंदर रखे हुए सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. तो कैरियर इज समथिंग विच डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन इट. जो सीटी सिग्नल है, AC cos 2πf CT, इट डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन इट. इसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि ये एक मैसेज सिग्नल को अपने साथ कैरी करके लेके जाता है, उठा के लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर. मैसेज सिग्नल के अंदर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. वो इंफॉर्मेशन एक डेस्टिनेशन पर जरूरत है. जैसे ट्रक के अंदर रखे हुए सामान की आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जरूरत है, उसी तरीके से सिर्फ मैसेज सिग्नल की आपको जरूरत है. पर मैसेज सिग्नल इटसेल्फ कैन नॉट कैरी. जब तक आपके कैरियर को आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, कैरियर को भेजने का कोई मतलब नहीं है. कैरियर का काम सिर्फ कैरी करना है. किसको कैरी करना है? मैसेज को कैरी करना है.
चूंकि कैरियर की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। पर वो लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट कर सकता है पर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारा मैसेज सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है पर उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो दोनों को आपस में क्लब कर दिया जाता है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जब दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हमने मॉड्यूलेशन का नाम दिया है। मॉड्यूलेशन की प्रोसेस की मदद से कैरियर सिग्नल का जो गुण था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वो भी पूरा हो गया, और मैसेज सिग्नल का जो गुण था कि उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो भी पूरा हो गया। यू आर क्लियर with the difference between the carrier signal and the message signal. A baseband signal मतलब मैसेज सिग्नल जिसके पास बेस फ्रीक्वेंसी है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी है। A baseband signal cannot be transmitted faithfully over a long distance because it requires huge antenna height. But a band pass signal can be transmitted faithfully. बैंड पास सिग्नल को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से लेस एंटीना हाइट पॉसिबल है, और वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए एक राइट मैसेज सिग्नल, एक राइट कम्युनिकेशन सिग्नल है ना। हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन द सिग्नल इज ट्रांसलेटेड or shifted from the low frequency region to high frequency region. एक मैसेज सिग्नल को आप हाई फ्रीक्वेंसी रीजन पर शिफ्ट कर देते हैं। वो हाई फ्रीक्वेंसी क्या है? FC, कैरियर की फ्रीक्वेंसी। So with the help of modulation you shift or translate a message signal from the low frequency region to high frequency region. Point number 2, a baseband signal is converted as a band pass signal. baseband signal को band pass signal में आप convert कर देते हैं with the help of modulation. Point number 3, a wide band signal becomes a narrow band signal, which is our objective. हमारा objective है कि कोई सिग्नल को जब आप ट्रांसमिट करें with the help of antenna, the signal should be a narrow band signal. With the help of modulation we achieve these 3 important points. हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का रेशो लिया जाए लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के साथ। इट इज द रेशो ऑफ हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी विद द लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। इफ इट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू 1, इसको हम नाम देते हैं वाइड बैंड सिग्नल का, एंड इफ इट इज नियरली इक्वल्स टू 1, इसको हम नाम देते हैं नैरो बैंड सिग्नल का। वाइड बैंड सिग्नल नैरो बैंड सिग्नल के बीच में फर्क यही है, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के रेशियो को विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और जब ये रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर है तो हम बोलते हैं दिस सिग्नल इज अ नैरो बैंड सिग्नल। मॉड्यूलेशन का काम क्या है? सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी पर लेके जाना, और डीमॉड्यूलेशन का काम क्या है? उस बैंड पास सिग्नल से वापस बेस बैंड सिग्नल रिसीव करना, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को वापस लो फ्रीक्वेंसी पर लेके आना। So what is the concept of demodulation? It is the process of receiving back the message signal from the modulated signal, and this process is known as the demodulation. Demodulation of course will be done at the receiver side.